नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके क्विक रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके का क्विक रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं एग्ज़ाम टाइम पर। आज हमारा ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जल्दी से पहले उसको देख लेते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम पमार वंश के बिल्कुल शॉर्ट नोट्स को, क्विक नोट्स को यहाँ पे कवर करेंगे, जो आपके अलग अलग बुक्स के आपको देखने को मिलेंगे। साथ में जो टिहरी रियासत है, हम केवल प्रद्युमन शाह तक कवर नहीं करेंगे, हम कवर करेंगे मानवेंद्र शाह तक, जो टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। इसके साथ साथ टिहरी रियासत में जो भूमि बंदोबस्त हुए, उनको भी हम इसी वीडियो में कवर कर जाएंगे। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पवार वंश से रिलेटेड सब आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेंगे और एग्जाम से पहले आपका पूरा रिवीजन यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारा इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। आपने अगर इस सीरीज के शुरुआत के 2 पार्ट नहीं देखे, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम रिवीजन यहां पर कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है, पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो पवार वंश का संस्थापक कनकपाल था। इसे आपने याद करना है। अलग अलग इसको लेकर क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग इसके आंसर आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस चीज को याद रखना है, सोनपाल संस्थापक नहीं था, कनकपाल आयोग मानता है। इसे ही आपको टिक करना है, ठीक है। अगर हम पवार वंश की स्थापना को लेकर बात करते हैं, क्योंकि स्थापना को लेकर भी संशय है, कहीं पर 688 दिया गया है, कहीं पर 888 दिया गया है। हरिकृष्ण रतूड़ी, जो खुद पवार वंश से ही संबंधित हैं, उनकी 2 महत्वपूर्ण किताबें, एक किताब का नाम है उनका गढ़वाल का इतिहास और एक किताब का नाम है गढ़वाल वर्णन। गढ़वाल के इतिहास वाली पुस्तक में वो इस वंश की स्थापना 888 बताते हैं और अपनी ही दूसरी किताब में वो 688 बताते हैं, लेकिन जो इसका आंसर सही माना जाता है वो 888 को माना जाता है। इसे ही आपने टिक करना है, ठीक है। चलिए, तो पवार वंश का संस्थापक कनकपाल था। ये कहां से आया था? तो कनकपाल धार नगरी गुजरात से आया था। ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। कनकपाल कहां से आया था? धार नगरी गुजरात से आया था। भानु प्रताप, जो कि एक कतूरी राजा था, उसकी बेटी के साथ कनकपाल का विवाह हुआ था। भानु प्रताप चांदपुर गढ़ी का शासक था। जब कनकपाल आता है, भानु प्रताप उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और वो चांदपुर गढ़ी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर लेता है और यहीं पर पवार वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। पवार वंश का आदि पुरुष भी कौन था? कनकपाल को ही पवार वंश का आदि पुरुष माना जाता है। इसे भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, कनकपाल ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो कनकपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ में बनाई थी। चांदपुरगढ़ आपका चमोली जनपद में स्थित है और इसी को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन बनता है, पवार वंश की शुरुआती राजधानी कहां थी? तो पवार वंश की शुरुआती राजधानी भी चांदपुरगढ़ थी। यह आपके आटागाड़ नदी के तट पर है। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। किस पवार शासक ने भिलंग घाटी को राजधानी बनाया था? कनकपाल संस्थापक था। उसके बाद कई सारे राजा आए, 888 में इसने स्थापना करी थी। कई सारे राजा आए, लेकिन उनके विषय में कोई खास जानकारियां उपलब्ध नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट आता है 24वां राजा सोनपाल। इसे भी संस्थापक माना जाता है कुछ किताबों में, लेकिन आपको इसे याद करना है, ये पवार वंश का 24वां राजा था। इसने राजधानी अपनी भिलंग घाटी को बनाया, इसीलिए इसकी राजधानी को सोनी भिलंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन याद करेंगे, किस पवार शासक ने भिलंग घाटी को राजधानी बनाया था? सोनपाल ने। अजयपाल का पूर्ववर्ती शासक किसे कहा जाता है? तो अजयपाल का पूर्ववर्ती शासक ये भी सोनपाल को बोला जाता है। सोनपाल जो था, इसने खसों को पराजित किया था और जब अजयपाल आता है, ये भी खसों को पराजित करता है। तो इसीलिए जो सोनपाल है, इसे अजयपाल का पूर्ववर्ती राजा माना जाता है, ठीक है। चलिए, अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला पहला शासक कौन था? तो अपने नाम से मुद्राएं बनाने वाला पहला पवार शासक था लखन देव। लखन देव पवार वंश का 28वां राजा था।
1310 से लेकर 1330 तक इसने शासन किया। जो ये शुरुआती राजा हैं इनके आपको वर्ष नहीं पूछे जाते। प्रदीप शाह के बाद आपको सबके जो वर्ष हैं उनको याद करना है, ठीक है। प्रदीप शाह तक इनको इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लखन देव की बात करें, 28वां राजा, इसकी हमें एक मुद्रा मिलती है जिसपे इसका नाम अंकित है और ये मुद्रा वर्तमान में पुराना दरबार संग्रह जो आपका टिहरी में है वहां पर इनको रखा गया है। इसको याद करेंगे। पुराना दरबार संग्रह का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण सुदर्शन शाह ने करवाया था, ठीक है। चलिए, धारशिल से मिला अभिलेख किससे संबंधित है? डायरेक्ट क्वेश्चन बेस पर पूरे पवार वंश के इसी प्रकार आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। धारशिल की अगर हम बात करते हैं, आपके रुद्रप्रयाग में है, ऊखीमठ के नजदीक है और यहां से हमें एक अभिलेख मिला है जो कि अनंतपाल द्वितीय का अभिलेख है, ठीक है। अनंतपाल द्वितीय की बात करते हैं तो लखन देव के बाद ये गद्दी पर बैठा 29वां राजा था और इसी अभिलेख में ये जानकारियां हमें मिलती है कि जो राजधानी शुरुआत में चांदपुर गढ़ थी वो राजधानी भिलंग घाटी में गई थी। कौन लेकर गया? सोनपाल लेकर गया। ये सारी जानकारियां हमें इसी अनंतपाल द्वितीय के अभिलेख से मिलती है जो कि धारसिल से मिला है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, धारसिल अभिलेख किसका है? या तो वंश का नाम पूछेगा या राजा का नाम पूछेगा, आप बताएंगे अनंतपाल द्वितीय पवार राजा, ठीक है। एक और चीज, ये अभिलेख मिला कब था? तो ये अभिलेख 1994 में इसकी खोज हुई थी। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। भिलंग घाटी से राजधानी वापस चांदपुर गढ़ कौन लेकर आया था? राजधानी किसने चेंज करी? सोनपाल ने। वापस राजधानी लेकर आया आसल देव, ये पवार वंश का 33वां राजा था। तो वापस राजधानी चांदपुर गढ़ में कौन लेकर आया था? आसल देव लेकर आया था, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से किसका ताम्रपत्र मिला है? देखिए, पवार वंश का प्राचीनतम अभिलेख पूछेगा तो आप बताएंगे अनंतपाल द्वितीय, और अगर प्राचीनतम ताम्रपत्र पूछेगा आप बताएंगे जगतपाल। जगतपाल पवार वंश का 34वां राजा था। इसका हमें एक ताम्रपत्र रघुनाथ मंदिर से मिला है। इस ताम्रपत्र में जो जगतपाल है इसे रजबार बोला गया है। तो इसको भी याद रखना है, ये किसका ताम्रपत्र है, कहां से मिला है, दोनों बातें पूछी जाती हैं। अगर हम जगतपाल की बात करते हैं, ये ताम्रपत्र कब का है, ये क्वेश्चन बनता है। जगतपाल का जो टाइम पीरियड था ये 1444 से लेकर 1460 था। इसी के बीच में एक वर्ष पड़ता है 1455 और इसी साल का था ये ताम्रपत्र। तो कब का है? 1455 का ताम्रपत्र जो हमें रघुनाथ मंदिर से मिला है, ठीक है। अजयपाल किसका पुत्र था? अजयपाल, जिसे पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये पुत्र था आनंदपाल द्वितीय का। आनंदपाल द्वितीय पवार वंश का 36वां राजा था और इसी का बेटा अजयपाल पवार वंश का 37वां राजा था, ठीक है। इसी को पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसको आपने याद करना है, ठीक है। और जो राहुल सांकृत्यान है वो तो अजयपाल को ही पवार वंश का संस्थापक मानते हैं। राहुल सांकृत्यान शुरुआत के जो 36 राजा हैं इनको वो नहीं मानते, वो शुरुआत ही अजयपाल से करते हैं। इसको भी आपने ध्यान रखना है। कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला पहला पवार शासक कौन था? तो कुमाऊं पर हमला करने वाला पहला पवार शासक अजयपाल था। कल के वीडियो में भी हमने बात करी थी कि कुमाऊं में कौन राजा था? कीर्तिचंद। कीर्तिचंद पहला चंद जिसने गढ़वाल पर हमला किया और अजयपाल पहला पवार जिसने कुमाऊं पर हमला किया। इसको याद करना है, ठीक है। 1491 में कीर्तिचंद हमला करता है, 1492 में अजयपाल वापस हमला करता है, ठीक है। गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतने वाला शासक कौन है? जैसा आप सभी जानते हैं जो गढ़वाल है ये आपके 52 गढ़ों में विभाजित था, ठीक है। और हर गढ़ में अपना एक गढ़पति होता था, एक छोटा सा राजा होता था। जैसे चांदपुर गढ़ में भानु प्रताप था पहले, ठीक है। अभी की बात करें तो चांदपुर गढ़ में अब अजयपाल शासन कर रहा है, ठीक है, पवार वंश के रूप में। गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतने वाला पहला और एकमात्र राजा अजयपाल था, ठीक है। इनमें अगर हम प्रमुख गढ़ों की बात करते हैं जैसे नागपुर गढ़, इन 52 गढ़ों में पहला गढ़ नागपुर गढ़ को माना जाता है। दूसरा प्रमुख गढ़ था आपका चांदपुर गढ़ जहां पवार वंश की स्थापना होती है। तीसरा बधानगढ़ भी था जहां पर आपका गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजन पॉइंट था ये, ठीक है। बधानगढ़ यहां पर कई सारी लड़ाइयां भी हम पढ़ते हैं। बधानगढ़ का युद्ध, ग्वालदम का युद्ध जो आपके 1581 में लड़ा जाता है, ठीक है। तो बधानगढ़ गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजन गढ़ था।
मनीलागढ़ की बात करें तो कत्यूरी राजकुंवरों का एक प्रसिद्ध गढ़ था मनीलागढ़। देवलगढ़ भी इन्हीं 52 गढ़ों में शामिल था, जहां पर बाद में अजयपाल राजधानी लेकर जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गढ़ थे 52 गढ़ों में जो शामिल थे। एक और गढ़ इंपॉर्टेंट था उप्पूगढ़, जहां का शासक कौन था? कफू चौहान। उसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो 52 गढ़ों को जीतने वाला राजा था अजयपाल, और जब इसने 52 गढ़ों को जीत लिया, उसी के बाद जो ये गढ़पति शब्द है वो इसके लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, किसने बोला? राय बहादुर पातीराम। पातीराम को लेकर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते रहते हैं। इनकी एक किताब है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। किसकी किताब है? इन्हीं राय बहादुर पातीराम की है, और इन्होंने ही सबसे पहले गढ़पति शब्द का इस्तेमाल किया अजयपाल के लिए। इसको भी याद करेंगे। ठीक है, और फिर वहीं से निकल कर आया 1515 में एक शब्द गढ़वाल। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। नेक्स्ट है अजयपाल द्वारा स्थापित धूलिपाथा, जिसे अजयपाल का धर्मपाथा भी बोला जाता था। इसका वजन कितना होता था? तो अजयपाल ने एक धूलिपाथा की शुरुआत करी थी मापन के लिए। इसका वजन 2 केजी होता था। अजयपाल ने चांदपुर गढ़ से अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित करी थी? अजयपाल राजधानी को चेंज करता है और चांदपुर गढ़ से यह राजधानी देवलगढ़ में लेकर जाता है। इसको भी याद करेंगे। कहा जाता है 1512 में इसने राजधानी को चेंज किया था, चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ लेकर गया। उसके बाद 1517 में देवलगढ़ से हटाकर श्रीनगर में लेकर गया। अगर हम परमार वंश की राजधानी का क्रम देखते हैं तो पहली राजधानी इनकी चांदपुर गढ़ थी। बीच में कुछ समय के लिए भिलंग घाटी में गई, लेकिन वापस चांदपुर गढ़ में आ जाती है। फिर वहां से आती है देवलगढ़, जो कि दूसरी राजधानी थी, यहां जाती है 1512 में। फिर जाती है तीसरी राजधानी श्रीनगर में 1517 में। कहीं कहीं पर इसे 1515 भी दिया गया है, और पिछली बार इसको सही माना गया था, लेकिन ऑप्शन में 17 नहीं था। मैक्सिमम बुक में आपको 17 ही देखने को मिलता है। और फिर राजधानी कहां चली जाती है? टिहरी रियासत बन जाती है 1815 में। तो ये राजधानी का क्रम आपको याद रखना है परमार राजाओं का। ठीक है, कफू चौहान से युद्ध। अजयपाल जो था 52 गढ़ों को जीत रहा था। उन्हीं में से एक गढ़ था उप्पूगढ़, जिसके बारे में हमने बात करी। उप्पूगढ़ का राजा था कफू चौहान। कफू चौहान जो था एक स्वाभिमानी राजा था, वो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था अजयपाल की। तो इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है। ठीक है, और इस युद्ध को हारने के बाद कफू चौहान को जब अजयपाल के दरबार में लाया जाता है तो अजयपाल उसको कहता है कि तू मेरी अधीनता स्वीकार करे, लेकिन वो अधीनता स्वीकार नहीं करता और एक स्टेटमेंट देता है कि मैं पशुओं में शेर की तरह हूं और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं। यह स्टेटमेंट किसका था? यह स्टेटमेंट कफू चौहान का था। जब यह स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके पास अजयपाल जो था वो कफू चौहान को मरवा देता है, और उसके बाद अजयपाल को रियलाइज होता है कि उसने ये चीजें गलत करी। और जिस प्रकार इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें, जो कलिंग का युद्ध था उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, उसी प्रकार उप्पूगढ़ के युद्ध के बाद कफू चौहान को मारने के बाद अजयपाल का हृदय परिवर्तन होता है और फिर वो युद्ध छोड़ देता है। इसीलिए अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी बोला जाता है। और फिर वो एक स्टेटमेंट देता है कफू चौहान के लिए कि वीर तुम जीते हम हारे। तो ये स्टेटमेंट कफू चौहान के लिए अजयपाल ने बोला और ये स्टेटमेंट कफू चौहान ने बोला। दोनों आपको याद करने हैं। ये छोटी सी हिस्टोरी जो आपको पूछी जाती है। ठीक है, यहां से आपको कोई इस स्टोरी को याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्टेटमेंट किसने दिया था। एक और चीज याद करनी है, कफू चौहान का एक सेनापति था जिसका नाम था दीपू। इसको भी याद करेंगे, हो सकता है नाम पूछ लिया जाए। ठीक है, किस परमार शासक ने केंद्रीय सेना का निर्माण किया था? तो केंद्रीय सेना का निर्माण करने वाला परमार राजा भी अजयपाल था। ठीक है, अजयपाल के गुरु का नाम क्या था? तो अजयपाल के गुरु का नाम था सत्यनाथ। ठीक है, और इनकी समाधि भी अजयपाल ने बनवाई थी। इनकी समाधि देवलगढ़ में स्थित है। ठीक है, अजयपाल को गढ़वाल का युधिष्ठिर किसने कहा था? देखिए, अजयपाल को गढ़वाल का युधिष्ठिर कवि भरत ने बोला था। कवि भरत जो मानशाह के दरबार में थे, जो जहांगीर के दरबार में थे। जहांगीर ने इनको ज्योतिक राय की उपाधि दी थी और इन्हीं की रचना है मानवोदय काव्य। ठीक है, इसी मानवोदय काव्य रचना में कवि भरत अजयपाल को गढ़वाल का युधिष्ठिर भी कहते हैं।
और हमने बोला इसे गढ़वाल का अशोक भी कहते हैं, गढ़वाल में इसे इंद्र के साथ भी इसकी तुलना की जाती है, इसे भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसे गढ़वाल का नेपोलियन भी कहते हैं क्योंकि नेपोलियन भी अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था, तो इसे गढ़वाल का नेपोलियन भी कहते हैं, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, गढ़पाल, गढ़वाल का बिस्मार्क, ये सारे नाम किसके हैं? अजयपाल के। ठाकुर सूरवीर सिंह के तांत्रिक विद्या ग्रंथ सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को क्या बोला गया है? तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, सांवरी ग्रंथ किससे संबंधित है? तांत्रिक विद्या से। किसका ग्रंथ है? ठाकुर सूरवीर सिंह का। ठीक है, और इस ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ बोला गया है, इस नाम को भी आपने याद करना है। ठीक है, चलिए। अजयपाल अनुयायी था, तो अजयपाल किसका अनुयायी था? अजयपाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स, इनकी एक किताब है जिसका नाम है गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज। ये किताब किसकी है? जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स की। ठीक है, इस किताब में यह बताया गया है कि जो अजयपाल था ये गोरखनाथ संप्रदाय में जो एक पंथ है उसका जनक था, इसको आपने याद करना है। तो किसका अनुयायी था? गोरखनाथ पंथ का। जानकारी कहां से मिलती है? गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज, और रचयिता कौन है? डब्ल्यू ब्रिक्स। ठीक है, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसके द्वारा करी गई थी? तो गढ़वाल के अंदर सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति अजयपाल के द्वारा करी गई थी। ठीक है, इसको आपने याद करना है। जो जात पात व्यवस्था थी उसको खत्म करने के लिए अजयपाल ने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करी थी। अगर आपसे पूछा जाए सरोला सभा की नियुक्ति कब करी थी, तो सरोला सभा जो था ये 1904 में बनी थी, जिसका गठन तारादत्त गैरोला ने किया था। दोनों याद करना है। ठीक है, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति अजयपाल ने करी, सरोला सभा का गठन 1904 में हुआ और तारादत्त गैरोला ने इसका गठन किया था। बलभद्र शाह से पहले शाह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? देखिए, आयोग इस प्रश्न का उत्तर बलभद्र शाह को ही मानता है कि पहला पंवार राजा जिसने शाह की उपाधि धारण करी, इसका आंसर बलभद्र शाह ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए कि बलभद्र शाह से पहले किसके साथ हमें शाह देखने को मिलता है, तो यह था कल्याण शाह या कल्याण पाल। ठीक है, तो कल्याण शाह हमें इसका नाम मिलता है और इसी को माना जाता है कि बलभद्र शाह से पहले इसी ने अपने नाम के साथ शाह नाम जोड़ा। हालांकि कहा जाता है कि यह शाह नाम की उपाधि नहीं दी गई थी किसी के द्वारा, ये इसने जोड़ दिया था, क्योंकि इसके बाद जो राजा बनते हैं वो शाह की उपाधि नहीं लगाते। इसके बाद विजयपाल राजा बनता है, वो नहीं लगाता, सहजपाल बनता है, वो नहीं लगाता। बलभद्र शाह के बाद अगर हम देखेंगे सारे राजा अपने साथ शाह की उपाधि लगाते हैं, इसीलिए माना जाता है कि जो प्रॉपर उपाधि मिली थी इनको वो बलभद्र शाह को मिली थी। लेकिन अगर उससे पहले की बात होगी तो आप कल्याण शाह की बात करेंगे, ये अजयपाल के बाद राजा बना था। ठीक है, किसके काल में अकबर ने गंगा का स्रोत पता करने के लिए एक अन्वेषक दल को भेजा था? देखिए, अन्वेषक दल यानी कि खोजी दल, इन्वेस्टिगेशन टीम हम इसको कह सकते हैं। तो हम जानते हैं अकबर के जो रसोई घर था वहां पर गंगा जल का इस्तेमाल होता था। अकबर ने सहजपाल के काल में गंगा का स्रोत पता करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा था, लेकिन सहजपाल ने इस दल को गंगोत्री तक नहीं जाने दिया, हरिद्वार में ही उन्होंने इस दल को रोक लिया था। इसको भी याद करना है, क्वेश्चन बनता है किसके काल में यह दल आया था, तो यह आया था सहजपाल के काल में। सहजपाल पहला राजा माना जाता है पंवार वंश का जो मुगलों के संपर्क में आया था। ठीक है, इसने अकबर के इस दल को रोका, फिर भी इसका अकबर के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ, इसीलिए इसे राजनीतिक चतुर और प्रजा को सुख देने वाला शासक भी बोला जाता है। तो सहजपाल को लेकर ये दोनों बातें आपको याद करनी है, राजनीतिक चतुर भी कहते हैं और प्रजा को सुख देने वाला भी कहते हैं। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में घंटी किसने चढ़ाई थी? तो देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है यहां से हमें घंटी पर एक लेख मिला है और इस लेख के अनुसार इसे सहजपाल के द्वारा चढ़ाया गया था। सहजपाल की बात करें तो ये 1547 से लेकर 1575 तक पंवार वंश का राजा था, अकबर के समकालीन था। ठीक है, और इसी ने रघुनाथ मंदिर में घंटी चढ़ाई थी। आई थिंक ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का है, पेपर में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है शाह की उपाधि लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बलभद्र शाह था, इसे आपने याद करना है। अगर इससे पहले का नाम पूछेगा
तो आप कल्याण शाह को पूछेंगे, उसका नाम बताएंगे। ओवरऑल अगर पूछेगा बताओ किसने सबसे पहले करी, तब आप कल्याण शाह नहीं करेंगे, तब आप बलभद्र शाह को करेंगे। माना जाता है लोधी वंश के किसी राजा ने इनको शाह की उपाधि दी थी, इसे भी याद करना है। शाह की पदवी धारण करने वाला यह पहला राजा था। पंवार वंश का 43वां राजा था बलभद्र शाह। ऊपर हमने सहजपाल के बारे में बात करी। सहजपाल को लेकर के एक फैक्ट और याद कर लेना, एक व्यक्ति है जिनका नाम है मेधाकर शर्मा। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है रामायण प्रदीप। ठीक है, रामायण प्रदीप, जैसे नाम से पता चलता है कि प्रदीप शाह के शासनकाल में रहते थे मेधाकर शर्मा। इनकी इस रचना में रामायण प्रदीप में सहजपाल को महाबली शासक बोला गया है। इसको भी याद करेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, हम बात करते हैं बलभद्र शाह की। हमने देखा शाह की उपाधि धारण करने वाला यह पहला राजा था। अकबर के विद्रोहियों को पकड़कर दिल्ली भेजने वाला पंवार शासक कौन था? तो अकबर के विद्रोहियों को पकड़कर दिल्ली भेजने वाला भी कौन था? बलभद्र शाह। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, बलभद्र शाह की अगर हम बात करते हैं, सहजपाल के बाद ये राजा बना था। 1575 से लेकर 1591 तक ये राजा रहा, यानी ये भी अकबर के समकालीन था। कुछ जगहों पर बताया गया है कि जब इसने ये दल को पकड़कर दिल्ली वापस भेजा, अकबर के जो विद्रोही थे, अकबर ने फिर खुश होकर इनको शाह की उपाधि दी। हालांकि इसको सच नहीं माना जाता, लोधी को ही आंसर माना जाता है, कोई लोधी राजा था जिसने दी थी। लेकिन आपको अकबर को भी माइंड में रखना है, हो सकता है ऑप्शन में लोधी ही ना दे, अकबर दे दे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस घटना के बाद घटी कि राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हो गई मुगल दरबार और जो पंवार दरबार था इनके मध्य में। यह क्वेश्चन पेपर में बन चुका है कि मुगलों और पंवारों के बीच में राजदूत भेजने की प्रथा किसके काल से शुरू हुई? बलभद्र शाह के काल से, जब बलभद्र शाह ने इसके विद्रोहियों को पकड़कर वापस दिल्ली भेजा। बलभद्र शाह का उल्लेख जो है बलराम शाह या राम शाह के नाम से अकबरनामा में भी देखने को मिलता है। इसको भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किस युद्ध के बाद बलभद्र शाह ने बहादुर शाह की उपाधि धारण करी थी? तो बलभद्र शाह ने बहादुर शाह की उपाधि ग्वालदम के युद्ध के बाद धारण करी थी। ग्वालदम का युद्ध, जिसे बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं, 1581 में लड़ा गया था। कहीं कहीं पर 1591 है, उसे आपने याद नहीं करना है, आपने 1581 को ध्यान में रखना है। इस युद्ध में एक तरफ था आपका बलभद्र शाह, इसके साथ दे रहा था एक कतूरी राजा सुकाल देव, और इनके खिलाफ लड़ रहा था चंद्रवंश का राजा रुद्रचंद। इनके मध्य में होता है आपका ग्वालदम का युद्ध, जिसे हम कहते हैं बधानगढ़ का युद्ध। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, और इसी युद्ध में रुद्रचंद का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेनापति पुरुषोत्तम पंत वो मारा जाता है। ठीक है, किस पंवार शासक की तुलना भीमसेन से की जाती थी? तो कौन सा पंवार राजा है जिसकी तुलना भीमसेन से की जाती थी? वो था बलभद्र शाह। कहा जाता है बलभद्र शाह में बल काफी ज्यादा था, उसी के आधार पर इसका नाम बलभद्र शाह था। ठीक है, इसकी तुलना भीमसेन के साथ एक कवि है, कवि देवराज, इन्होंने करी है। हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाएगा, केवल याद करना है भीमसेन से किसकी तुलना होती है, तो जिसके नाम में बल है वही यहां पर भीम है। ठीक है, चलिए, किस पंवार शासक के काल में लक्ष्मी चंद ने 7 असफल आक्रमण किए थे? हमने कल की वीडियो में बात करा था जब हम लक्ष्मी चंद को पढ़ रहे थे। लक्ष्मी चंद ने 7 बार आक्रमण किया गढ़वाल पर। उस समय पंवार राजा मान शाह था। मान शाह की बात करें तो 1591 से लेकर 1611 तक ये गद्दी पर रहा, यानी कुछ समय ये अकबर के समकालीन था और कुछ समय के बाद ये जहांगीर के समकालीन था। इसे आपने याद करना है। ठीक है, जीतू बगड़वाल किसका सेनापति था या किसके समकालीन था? तो जीतू बगड़वाल जो सेनापति था मान शाह का, इसका नाम आपने याद करना है। ठीक है, जीतू बगड़वाल को लेकर भी क्वेश्चन बन जाता है। जीतू बगड़वाल आपके टिहरी का ही था और जो आंचरियां थी वो जीतू बगड़वाल को इसके बैलों के साथ हर ले गई थी। इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, मान शाह का दरबारी कवि कौन था? तो मान शाह का दरबारी कवि था कवि भरत, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी। इसकी एक प्रसिद्ध रचना मानवोदय काव्य, इसे भी आपने याद करना है। पंवार काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ या काव्य किसे माना जाता है? इसी मानवोदय काव्य को माना जाता है। ठीक है, जहां से हमें पंवार वंश की सबसे पहली जानकारियां मिलती हैं। इसकी भाषा संस्कृत है, रचयिता कवि भरत है।
यही कवि भरत जो था जहांगीर के दरबार में भी रहता था। जहांगीर ने इन्हें ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। यह क्वेश्चन भी पेपर में बनता है। कवि भरत जो कि महनशाह के समकालीन हैं, इनको ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी है? जहांगीर ने दी है। दोनों बातें याद करेंगे। मानवोदय काव्य किस भाषा में है? संस्कृत में है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बनते हैं, ठीक है। यूरोपियन यात्री विलियम फिंच इसी के काल में गढ़वाल में आया था। देखिए, एक प्रसिद्ध यूरोपियन यात्री है जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह पर गया, विलियम फिंच। 1608 से लेकर के 1611 तक इसने यहाँ के दौरे करे, ठीक है। और मानशाह के काल में वो गढ़वाल आया था, रुद्रचंद के काल में वो कुमाऊं में गया था। इसे भी आपने याद करना है। जो ये विलियम फिंच है, इसके अनुसार जो गढ़वाल का राजा है वो सोने की थाली में खाता था। इसको भी याद करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि इनमें से किस यात्री ने यह वर्णन किया है कि गढ़वाल का राजा सोने की थाली में खाता था, तो वो कहा है विलियम फिंच ने। इस विलियम फिंच का जो यात्रा वृतांत है वो हमें किस पुस्तक में देखने को मिलता है? एक काफी इंपॉर्टेंट किताब जिसका नाम है द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। ये किताब किसकी है? द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। इस किताब में हमें विलियम फिंच का यात्रा वृतांत देखने को मिलता है। इस किताब के रचयिता की अगर हम बात करते हैं, इस किताब के रचयिता हैं फॉस्टर, ठीक है। किताब फॉस्टर की है, यात्रा वृतांत हमें फिंच का देखने को मिलता है, ठीक है। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। चलिए, मुगलों से भेंट करने वाला पहला पंवार शासक कौन था? देखिए, सहजपाल से मुगलों के साथ बातें शुरू हो गई थी, अकबर जो उनके संपर्क में आया था, ठीक है। बलभद्र शाह के काल में राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हो गई थी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। मुगलों से मिलने वाला पहला पंवार शासक था श्याम शाह। श्याम शाह जहांगीर से मिला था, आगरा में मिला था, 1621 में मिला था। इसे आपने याद करना है, ठीक है। तो मुगलों से भेंट करने वाला पहला पंवार राजा कौन बताएंगे आप? श्याम शाह को बताएंगे। श्याम शाह ने 1611 से लेकर 1631 तक शासन किया था। जहांगीर ने हाथी व घोड़े उपहार में दिए थे। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि इनमें से किस पंवार राजा को जहांगीर के द्वारा हाथी व घोड़े उपहार में दिए गए थे? वो था श्याम शाह, ठीक है। जहांगीर की जो आत्मकथा है जहांगीर नामा, उसमें भी हमें श्याम शाह का नाम मिलता है, ठीक है। श्याम शाह ने जो कुमाऊं का चंद राजा था, त्रिमल चंद, इसको शरण भी दी थी। जैसे हमने कल के वीडियो में बात करी थी कि काफी सारा लक्ष्मी चंद के मरने के बाद कुमाऊं में उथल पुथल हो जाती है, ठीक है। तो ये जो त्रिमल चंद था, ये गढ़वाल में आके शरण ले लेता है। इसको शरण कौन देता है? श्याम शाह इसको शरण देता है। इसको भी याद करेंगे, क्वेश्चन बनता है। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता शंकर देव किसके राजगुरु थे? तो वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचयिता कौन है? शंकर देव हैं, और ये आपके श्याम शाह के राजगुरु थे। गढ़वाल का तुगलक, घमंडी राजा, विलासी राजा किसे बोला जाता है? तो देखिए, कुमाऊं का तुगलक हमने कल बात करी थी, देवी चंद को कहते हैं। इसी प्रकार गढ़वाल का तुगलक, घमंडी राजा, विलासी राजा, ये श्याम शाह को बोला जाता है। इसको आपने याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है। किस पंवार शासक की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? तो अलकनंदा में कहते हैं कि नाव में ये जा रहा था और इसकी नौका डूबने से इसकी मृत्यु अलकनंदा में हो जाती है। कौन था? श्याम शाह। जब श्याम शाह की मृत्यु हुई तो इसका दाह संस्कार किया गया। उसमें एक पादरी था, पादरी अजय वैदो, ये उपस्थित था। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके साथ इसकी 60 रानियां भी सती हुई थी। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्याम शाह से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन बनता है, किस पंवार शासक के काल में सती प्रथा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख इसी के काल में देखने को मिलता है जब इसके साथ इसकी 60 रानियां सती हो जाती हैं। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। यानी श्याम शाह के काल में सती प्रथा प्रचलित थी। महीपति शाह के द्वारा केशव राय मठ की स्थापना कब की गई? श्याम शाह के बाद जब श्याम शाह की मृत्यु हुई तो उसकी कोई संतान नहीं थी। श्याम शाह की मृत्यु के बाद उसका चाचा महीपति शाह गद्दी पर बैठता है, और सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला पंवार राजा कौन है? महीपति शाह। ये सबसे उम्र दराज राजा था। इसने केशव राय मठ की स्थापना 1625 में करी थी। हालांकि जब ये स्थापना करी उस समय राजा श्याम शाह ही था, लेकिन अपने नाम से इसने इसकी स्थापना करी थी। बाद में जाके 1631 में महीपति शाह गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है।
लोधी रिखोला किसका सेनापति था? तो लोधी रिखोला, माधो सिंह भंडारी, बनवारी दास, ये महिपति शाह के सेनापति थे। इनके आपने नाम याद करने हैं, ठीक है। रोटी सूची प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? तो दापा अभियान के दौरान ठंड को देखते हुए रोटी सूची प्रथा महिपति शाह के द्वारा शुरू की गई थी। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। महिपति शाह ने 3 बार दापा के ऊपर, दापा यानी कि जो तिब्बत है, इसके ऊपर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो एक रचना है जिसका नाम है अर्ली ट्रैवल्स इन सेंट्रल एशिया। यह रचना किसकी है? सी बेसिल की ये रचना है। और इससे हमें जानकारी मिलती है कि महिपति शाह ने 3 बार दापा या तिब्बत पर आक्रमण किया था। इसको आपने याद करना है, ठीक है। दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किसने बोला था? तो महिपति शाह की भी कुछ उपनाम हैं। इसे महाप्रचंड भुजदंड मौला राम ने बोला था। महिपति शाह को गर्वभंजन भी बोला जाता है। गर्वभंजन महिपति शाह को कहते हैं और गर्वभंजक ये कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को। दोनों याद करने हैं, आपको पूछा जाता है, ठीक है। अक्खड़ राजा के नाम से भी महिपति शाह को बोला जाता है। इसको लेकर के बोला जाता है और ये क्वेश्चन पेपर में बना है कि मुगल लेखकों ने महिपति शाह को क्या बोला था, या फिर मुगल लेखकों ने अक्खड़ राजा किस राजा के लिए बोला। तो मुगल लेखकों के द्वारा अक्खड़ राजा महिपति शाह को बोला गया है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। किस पंवार शासक ने नागा साधुओं की हत्याएं करवाई थी? तो नागा साधुओं की हत्याएं करवाई थी महिपति शाह ने, जिसका इनको काफी दुख हुआ बाद में। और कुमाऊं के युद्ध में, जिसे हम कोसी युद्ध के नाम से जानते हैं, ये इनका लड़ा गया और 1635 में इसी युद्ध में इनका निधन होता है, ठीक है। इसको आपने याद करना है। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी रानी कर्णावती। रानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, उनकी माता थी। इनको नागकाटी रानी के नाम से भी जाना जाता है और रानी कर्णावती की तुलना गोलकुंडा की रानी दुर्गावती से भी होती है। इनको भी याद करेंगे। रानी कर्णावती ने देहरादून में करणपुर नामक शहर बसाया था और देहरादून की जो राजपुर नहर है उसका निर्माण भी रानी कर्णावती ने करवाया था, ठीक है। इनको नागकटी रानी के नाम से क्यों जाना जाता है? हम जैसे जानते हैं कि जब महिपति शाह की मृत्यु होती है 1635 में, शाहजहां उस समय दिल्ली में शासन कर रहा था। उसे पता चलता है कि महिपति शाह की मृत्यु हो गई है और जो उसका पुत्र है वो काफी छोटा है उस समय, उसी की संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी कर्णावती। तो वो गढ़वाल पर आक्रमण करवाता है। किसको भेजता है? नवाजत खान को भेजता है। नवाजत खान और उसकी सेना को पकड़कर उसको पराजित करती है कहा जाता है, और फिर उसकी वो नाक और कान कटवा देते हैं, जिसके बाद रानी कर्णावती नाक काटी रानी के नाम से जानी जाती हैं। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो माधो सिंह भंडारी की मृत्यु तुमुल युद्ध में हो जाती है, जो कि सतलज नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है। इसे छोटा चीनी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीपति शाह और मानधाता प्रकाश के मध्य कौन सी संधि हुई थी? मानधाता प्रकाश की बात करें, ये सिरमौर का राजा था। सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश, वहां की साइड का ये राजा था। तो पृथ्वीपति शाह और मानधाता प्रकाश, इन दोनों के मध्य में एक संधि होती है जिसे हम हाटकोटी की संधि कहते हैं। इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। पृथ्वीपति शाह ने अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाई थी? तो पृथ्वीपति शाह ने अपनी दूसरी राजधानी राजगढ़ी को बनाया, जिसका शासक इसने दिलीप शाह को नियुक्त किया। इसका नाम भी आपने याद करना है। पृथ्वीपति शाह की दूसरी राजधानी राजगढ़ी, और यहां पर कौन शासन कर रहा था? दिलीप शाह यहां का राजा था, ठीक है। 1655 में शाहजहां ने किसके नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण करवाया था? तो 1655 में शाहजहां ने दोबारा से गढ़वाल पर आक्रमण करवाया और अब की बार उसने खलीतुल्लाह को भेजा था। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। मुगल सुलेमान शिकोह को किसने शरण दी थी? जो मुगल राजकुमार था सुलेमान शिकोह, दारा शिकोह का बेटा था, और ये गढ़वाल में जब आया इसको शरण दी पृथ्वीपति शाह ने। औरंगजेब से डरकर ये गढ़वाल में आया था, तो इसे आपने याद करना है। शरण किसने दी थी? पृथ्वीपति शाह ने।
हालांकि जो पृथ्वीपति शाह का पुत्र था मेदिनी शाह, उसको ये चीज पसंद नहीं आई और औरंगजेब के डर के मारे कि उसको लगता था कि औरंगजेब आक्रमण करवाएगा, वो उधर से प्रेशर बनवा भी रहा था, तो उसके डर की वजह से जो मेदिनी शाह था वो सुलेमान शिकोह को वापस कहां पहुंचा देता है, दिल्ली औरंगजेब के दरबार में पहुंचा देता है। ठीक है, इसीलिए जो मेदिनी शाह है उसे पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र भी बोला जाता है। ठीक है, किसका पुत्र था? पृथ्वीपति शाह का। जो दारा शिकोह का बेटा है सुलेमान शिकोह, इसको शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने। इसी के साथ दो प्रसिद्ध चित्रकार श्यामदास और हरदास वो भी गढ़वाल में आते हैं, जिन्हीं की पीढ़ी में आगे जाकर के कौन आते हैं? मौलाराम होते हैं। ठीक है, फतेहपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो फतेहपति शाह, इनकी संरक्षिका महारानी कटौची थी। ठीक है, कुछ पंवार राजाओं की संरक्षिकाओं को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ यहां पर देख लेते हैं। फतेहपति शाह की संरक्षिका महारानी कटौची थी। पृथ्वीपति शाह की हमने देखी रानी कर्णवती थी। जो प्रदीप शाह आगे राजा बनेंगे उनकी संरक्षिका कनकदई थी। इसके अलावा कीर्ति शाह की रानी गुलेरिया और नरेंद्र शाह की रानी नेपालिया यहां पर संरक्षिका थी। ठीक है, गढ़वाल का स्वर्ण काल किस पंवार शासक के काल को कहा जाता है? तो गढ़वाल का स्वर्ण काल फतेहपति शाह के काल को बोला जाता है। ठीक है, 1688 में पवांटा के समीप बंगाड़ी का युद्ध इन्होंने लड़ा था। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इनके युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। कब लड़ा गया? 1688 में पवांटा के निकट भंगाड़ी का युद्ध। ये क्वेश्चन बनता है, भंगाड़ी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ? फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह। इस युद्ध का वर्णन जो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है विचित्र नाटक, उसमें भी देखने को मिलता है। गुरु राम राय को फतेहपति शाह ने 3 गांव दान में दिए थे। इसे भी आपने याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के काल में गुरु राम राय देहरादून में आते हैं। 1675 में वे श्रीनगर में आते हैं। 1676 में गुरु राम राय देहरादून में आते हैं और देहरादून में उनको 3 गांव दान में देते हैं। कौन? फतेहपति शाह। आगे चलकर जो प्रदीप शाह थे वो कितने गांव देते हैं? जो गुरुद्वारा यहां पर बनता है उनको वो देते हैं 4 गांव। ये दोनों बातें याद करनी है। ठीक है, किस पंवार शासक का घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है? तो घोड़े पर बैठा चित्र भी हमें फतेहपति शाह को मिलता है। फतेहपति शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श माना और उन्हीं के अनुकूल इन्होंने अपना शासन चलाया। इसीलिए फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी बोला जाता है। ठीक है, किस पंवार राजा के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो 9 रत्न रहते थे फतेहपति शाह के दरबार में, और हम जानते हैं अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। इसीलिए फतेहपति शाह को गढ़वाल का अकबर भी बोला जाता है नवरत्नों के अनुसार। हालांकि गढ़वाल का अकबर कीर्ति शाह को भी बोला जाता है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, दोनों को आपने याद करना है। ठीक है, फतेह शाह के काल के प्रमुख ग्रंथ। पहला ग्रंथ है फतेह प्रकाश। इसकी रचना रतन कवि ने करी है। तो फतेह प्रकाश किसकी रचना है? रतन कवि की। रतन कवि को क्षेमराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी रतन कवि ने फतेहपति शाह की काफी ज्यादा तारीफ करी है। रतन कवि ने फतेहपति शाह को हिंदुओं का रक्षक बोला है, सील का सागर बोला है, उदंडों को दंड देने वाला भी बोला है। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दूसरी रचना है वृत्त विचार। इसके रचयिता है कविराज सुखदेव मिश्रा। फतेह शाह यशोवर्मन, इसके रचयिता रामचंद्र हैं। वृत्त कौमुदी, जिसे छंदसार पिंगल के नाम से जाना जाता है, इसके रचयिता कवि मतीराम हैं। और इसी कवि मतीराम ने फतेह शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल बोला था। ठीक है, फतेह शाह कर्ण की बात करें तो जटाधर या जटाशंकर के इनकी ये रचना है। ठीक है, फतेह शाह वर्ण, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो प्रदीप शाह की संरक्षिका थी रानी कनकदई। प्रदीप शाह राजा बनते हैं 1717 में, और इसे आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है कि प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? 1717 में बैठे थे और 1772 तक ये गद्दी पर रहते हैं। जब ये गद्दी पर बैठे थे तो काफी कम उम्र इनकी थी। इनकी संरक्षिका के रूप में रानी कनकदई ने कार्य किया, और रानी कनकदई जब तक इनकी संरक्षिका रहती है, इनके काल को गढ़वाल का ब्लैक पीरियड बोला जाता है। क्वेश्चन बनता है, किस रानी के काल को गढ़वाल का काला अध्याय यानी ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल बोला जाता है? कनकदई के काल को। ठीक है, गढ़वाल पर रोहिलों का आक्रमण कब हुआ था?
तो गढ़वाल पर रोहिलाओं का आक्रमण अगर हम बात करते हैं, रोहिला सरदार था जिसका नाम था नजीब खान, तो इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया 1757 में। ठीक है, इसने जो दून वाला इलाका था उस पर इसने अधिकार कर लिया था और 1770 तक इस क्षेत्र में नजीब खान ही शासन कर रहा था। तो गढ़वाल पर रोहिलाओं का आक्रमण 1757 में हुआ था, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, रामायण प्रदीप की रचना किसने करी थी? तो ऊपर हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो रामायण प्रदीप है इसकी रचना कवि मेधाकर शर्मा के द्वारा करी गई। कवि मेधाकर शर्मा किसके शासन काल में थे? प्रदीप शाह की। मुद्रा मोहनाशाही तिमसा किस पंवार शासक से संबंधित है? तो एक मुद्रा हमें मिली है वर्तमान में, जो ये सिक्का है आपके लखनऊ संग्रहालय में रखा गया है, मोहनाशाही तिमसा के नाम से जाना जाता है और इस मुद्रा का संबंध प्रदीप शाह से है, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, इसको यहां पर करेक्ट करना, जो ये सिख आक्रमण है ये प्रदीप शाह के काल में नहीं होते, सिख आक्रमण होंगे ललित शाह के काल में। ऊपर हमने प्रदीप शाह का काल देखा है, 1772 तक वो राजा रहते हैं। ठीक है, 1772 तक। तो ये लाइन यहां पर गलत लिखी गई है, इसने यहां पर आना है ललित शाह के काल में। ठीक है, ललित शाह राजा बनते हैं प्रदीप शाह के बाद और उनके काल में सिखों के 2 आक्रमण होते हैं। किसके काल में? ललित शाह के काल में। एक होता है 1775 में और दूसरा 1778 में। तो दोनों आक्रमण आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए, ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण का जो निमंत्रण दिया था हर्षदेव जोशी ने दिया था। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य भी कहते हैं। कल के वीडियो में हमने डिटेल में इसके बारे में और इस आक्रमण के बारे में बात करी थी। ठीक है, बगवाली पोखर का युद्ध होता है, मोहन चंद को पराजित कर देते हैं ललित शाह और अपने बेटे को प्रद्युमन शाह को, ठीक है, प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं का राजा बना देते हैं। तो कौन सा युद्ध हुआ था? मोहन चंद और ललित शाह के बीच में बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में यह युद्ध लड़ा गया था। ललित शाह के 4 पुत्र थे, चारों को लेकर क्वेश्चन बनता है। पहला पुत्र था, जो सबसे बड़ा पुत्र था, जयकृत शाह। जयकृत शाह ललित शाह के बाद गढ़वाल के राजा बनते हैं, लेकिन आंतरिक कलह इनके काल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद ये रघुनाथ मंदिर में जाके आत्महत्या कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो जयकृत शाह से बनता है कि किस राजा की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में होती है? जयकृत शाह। दूसरे जो इनके पुत्र थे वो थे प्रद्युमन शाह, जो गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं के भी राजा रहे, उत्तराखंड के राजा रहने वाले, संपूर्ण उत्तराखंड के राजा रहने वाले एकमात्र व्यक्ति थे प्रद्युमन शाह। ठीक है, तो इनको लेकर भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अगर हम आगे अभी हम पढ़ेंगे खुरबड़ा के युद्ध में यही शहीद होते हैं। तीसरा पुत्र था इनका पराक्रम शाह। पराक्रम शाह को पंवार वंश का चरित्रहीन राजकुमार बोला जाता है। यही सारे षड्यंत्र यहां पर रच रहा था राजा बनने के लिए, तो इसको आपने याद करना है। पंवार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कौन था? पराक्रम शाह। और चौथा इनका पुत्र था प्रीतम शाह। प्रीतम शाह को लेकर के क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर में बनता है कि कौन सा पंवार राजकुमार टिहरी से श्रीनगर जाता था चित्रकला सीखने के लिए? तो वो यही जाते थे। ठीक है, इनका नाम भी आपने याद करना है। चलिए, जयकृत शाह के समकालीन कुमाऊं का शासक कौन था? जब जयकृत शाह गढ़वाल में गद्दी पर बैठे 1780 में, उस समय कुमाऊं में प्रद्युमन चंद जो थे वो राजा थे। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि दोनों भाई थे, दोनों ललित शाह के पुत्र थे। ललित शाह प्रद्युमन चंद को वहां का राजा बनाकर वापस लौट रहे थे और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है मलेरिया की वजह से। तब गढ़वाल में कौन गद्दी पर आता है? जयकृत शाह। और यहां पर कौन रहता है? प्रद्युमन चंद। दोनों को आपने याद करना है। ठीक है, सिख आक्रमण से बचने के लिए राखी नामक कर देना किसने शुरू किया था? तो जैसा हमने बात करी, सिख आक्रमण ललित शाह के काल से शुरू हो गए थे, तो उनसे बचने के लिए जयकृत शाह ने राखी नामक कर दिया था। क्वेश्चन बनेगा किसने दिया था राखी नामक कर और किस लिए दिया था? तो जयकृत शाह ने दिया सिख आक्रमणों से बचने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जयकृत शाह ने मौला राम को 60 गांव भी दान में दिए थे, इसको भी याद करेंगे। जयकृत शाह ने 1785 में कपरौली के युद्ध में प्रद्युमन चंद और पराक्रम शाह
दोनों को हराया था यहाँ पर, इसको भी याद करना है, ठीक है। हुआ ये कि पहले जब ललित शाह थे यहाँ पर, ललित शाह ने एक तरफ अपने छोटे बेटे को राजा बनाया, उनके मरने के बाद इधर से जयकृत शाह राजा बन गया, तो दोनों की आपस में बातें नहीं बनती थी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। तो फाइनली 1785 में एक युद्ध हुआ, कपरौली का युद्ध, जो आपका जयकृत शाह और दूसरी तरफ इसके दोनों भाई थे प्रद्युम्न और पराक्रम, ठीक है। इस युद्ध में जयकृत शाह की मदद करता है सिरमौर का राजा जिसका नाम था जगत प्रकाश। तो जगत प्रकाश जो कि सिरमौर का राजा था, उसकी मदद से कपरौली के युद्ध में वो इन दोनों को पराजित कर देता है। इन दोनों के साथ हर्षदेव जोशी भी था, ठीक है। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध को जीतने के बाद जैसे ही वो फिर से मंदिर में जाता है पूजा करने के लिए, वापस आता है तो देखता है यहां पर एक कांड हो चुका था जिसे जोशियाणी कांड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है गढ़वाल में जोशियाणी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1785 में, ठीक है, इसी युद्ध के बाद हुआ था। हुआ ये कि इस युद्ध को जीतने के बाद जयकृत शाह मंदिर में गया पूजा करने के लिए, वही अपने जो इनका मेन मंदिर था रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में। उसी बीच जो हर्षदेव जोशी था वो गढ़वाल पर दोबारा से आक्रमण करता है और भारी यहां पर वो उत्पात मचाता है, खून यहां पर वो करता है लोगों के, और इसी घटना को जोशियाणी कांड बोला जाता है। फिर कहा जाता है कि आंतरिक विद्रोह जो था वो और ज्यादा बढ़ने लगा, जिस चीज से आहत होकर जो जयकृत शाह थे वापस उसी रघुनाथ मंदिर में जाते हैं और वहां पर उनकी निधन, या वो कहते हैं कि आत्महत्या उन्होंने वहां पर कर ली थी। तो इसको आपने याद करना है, ठीक है। जयकृत शाह की मृत्यु कहां हुई थी? तो रघुनाथ मंदिर में इनकी मृत्यु हुई थी। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह शासन करने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह शासन करने वाला राजा था प्रद्युम्न शाह। इसको आपने याद करना है, ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है। पमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है? तो पमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार पराक्रम शाह को बोला जाता है। पहले ये जयकृत शाह के विरुद्ध षड्यंत्र करता रहता है प्रद्युम्न शाह के साथ मिलकर। जब जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है, इसको राजा बनना फिर भी नहीं मिलता, तो ये फिर प्रद्युम्न शाह के खिलाफ भी षड्यंत्र शुरू कर देता है। जो ये पराक्रम शाह है और इसके षड्यंत्रों के बारे में कि गढ़वाल में किस तरीके की गतिविधियां उस समय चल रही थी आंतरिक विद्रोह के समय में, इन सब का वर्णन जो मौला राम है उनकी एक किताब है जिसका नाम है गढ़ गीता संग्राम, उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है, गढ़ गीता संग्राम किसकी रचना है? मौला राम की, और उसी में इन सब षड्यंत्रों के बारे में बताया गया है। प्रद्युम्न शाह शासन काल में किस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था? तो प्रद्युम्न शाह के शासन काल में भीषण अकाल पड़ा था 1795 में, ठीक है, और इस घटना को 51वीं-52वीं के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है 51वीं-52वीं घटना किसके काल में हुई, कब हुई? तो प्रद्युम्न शाह के काल में हुई, 1795 में यह घटना हुई थी। 1796 में हार्डविक एक अंग्रेज अधिकारी गढ़वाल की यात्रा करता है और इस दुर्भिक्ष यानी कि जो ये अकाल था इसके बारे में वो वर्णन करता है। तो कौन करता है? हार्डविक। हार्डविक को लेकर के ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसने गढ़वाल की यात्रा कब करी थी? तो अकाल के अगले ही साल इसने करी थी, ठीक है। मौला राम ने दंपत्ति का चित्र बनाया है। देखिए, मौला राम एक चित्रकार था, ठीक है, इसने एक दंपत्ति का चित्र बनाया है। क्वेश्चन बनता है मौला राम द्वारा बनाया गया दंपत्ति का चित्र किस दंपत्ति का है? तो ये प्रद्युम्न शाह और उनकी पत्नी का है, ठीक है। खुड़बुड़ा का युद्ध होता है 14 मई 1804 को, जिसमें गोरखाओं के साथ लड़ते हुए प्रद्युम्न शाह शहीद हो जाते हैं। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं की बात करते हैं तो गोरखाओं ने 1790 में जब कुमाऊं को जीत लिया था, उसके बाद हर्षदेव जोशी उनको गढ़वाल की तरफ भी लेकर आया 1791 में, लेकिन लंगूरगढ़ से आगे वो नहीं बढ़ पाए, कुछ गढ़वाली सैनिकों की बहादुरी की वजह से, और दूसरा जो कारण दिया जाता है कि नेपाल के ऊपर चाइना ने हमला कर दिया था तो सेना वापस बुला ली गई थी और एक संधि कर ली गई थी प्रद्युम्न शाह के साथ, जिसे लंगूरगढ़ की संधि कहते हैं। तो लंगूरगढ़ की संधि भी 1791-92 में होती है। उसके बाद 1803 में एक और बहुत ही भीषण यहां पर भूकंप आता है, जिसके बाद गढ़वाल की जो स्थिति थी और ज्यादा खराब हो जाती है। एक तो आंतरिक विद्रोह, ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं। उसके बाद 1803 में गोरखे दोबारा से आक्रमण करते हैं और इसको पराजित करके श्रीनगर पर अधिकार कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरीके से पराजित नहीं होता।
ये जाता है दोबारा से सेना तैयार करता है और देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में 14 मई को एक अंतिम युद्ध लड़ता है जिसमें ये मारा जाता है। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। इस युद्ध का वर्णन, ये खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध का वर्णन हमें किताब में देखने को मिलता है जिसका नाम है वैली ऑफ दून। ये किताब किसकी है? तो वैली ऑफ दून A.R. गिल की रचना है जिसमें हमें खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखिए, कुमाऊं पर गोरखाओं ने शासन किया 1790 में, गढ़वाल पर अधिकार किया इन्होंने 1804 में। ठीक है, जब कुमाऊं पर आक्रमण किया था, कुमाऊं पर अधिकार किया गोरखाओं ने, उस समय कुमाऊं का राजा कौन था? उस समय कुमाऊं जो नेपाल था उसका राजा कौन था? उस समय नेपाल नरेश था रण बहादुर शाह। और जब गढ़वाल पर किया उस समय था विक्रम शाह। दोनों का नाम आपने याद करना है। ठीक है, तो ये प्रद्युमन शाह तक था और गोरखा काल यहां पे शुरू हो गया। गोरखा और ब्रिटिश के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब सीधा स्किप करेंगे जो 1815 में दोबारा से पंवार वंश आता है एक नए वर्जन में, एक रियासत के रूप में। ठीक है, टिहरी रियासत। टिहरी रियासत के अगर हम राजाओं की बात करें तो टिहरी रियासत में आपके 6 राजा हुए। पहले राजा थे सुदर्शन शाह, दूसरे थे भवानी शाह, तीसरे प्रताप शाह, चौथे कीर्ति शाह, फिर नरेंद्र शाह और फिर मानवेंद्र शाह। अब इनके बारे में हम बात करेंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इन्हीं 6 राजाओं से पूछे जाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो कार्य हुए वो इन्हीं के काल में हुए। क्योंकि अभी तक क्या था, इधर की साइड गढ़वाल है, इधर की साइड कुमाऊं है और इंडिया पाकिस्तान जैसा इनके बीच में लड़ाइयां होती रहती थी। अब क्या स्थिति थी? अब एक तरफ आपका टिहरी रियासत राज कर रही है और दूसरी तरफ आपका ब्रिटिश शासन है। अब ब्रिटिश शासन के साथ तो ये लड़ाई करते नहीं थे, उन्हीं के साथ ही रहते थे। अब ये सारे काम जो अच्छे काम हैं उन पर ये अपना समय लगाते हैं। ठीक है, अब आपको उनको याद करना है किस राजा ने क्या काम किया था। चलिए, सबसे पहले टिहरी रियासत की स्थापना कब की गई थी? तो टिहरी रियासत की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को करी गई थी। किसने करी थी? सुदर्शन शाह ने। टिहरी रियासत का संस्थापक कौन था? सुदर्शन शाह। ठीक है, टिहरी के राजा के रूप में मान्यता कब दी गई सुदर्शन शाह को? 4 मार्च 1820 को। देखिए, जब 1815 में सुदर्शन शाह को टिहरी का नरेश घोषित किया गया या इसने टिहरी की स्थापना करी तो अस्थायी तौर पर था, यानी कि अंग्रेजों ने अभी स्वीकार नहीं किया था कि यहां पर इनके वंशजों का अधिकार होगा। औपचारिक तौर पर टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह और इनके वंशजों का जो अधिकार माना गया वो 4 मार्च 1820 को माना गया। ठीक है, सुदर्शन शाह ने टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कब किया था? तो टिहरी का भूमि बंदोबस्त, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोली थी, भूमि बंदोबस्त भी हम कवर करेंगे। टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह करता है। ये भूमि बंदोबस्त 1823 में होता है। टिहरी में टोटल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह ने 1823 में किया। दूसरा भूमि बंदोबस्त 1860 में भवानी शाह ने किया। तीसरा भूमि बंदोबस्त प्रताप शाह ने 1873 में किया। चौथा कीर्ति शाह ने 1903 में किया और पांचवा और अंतिम भूमि बंदोबस्त नरेंद्र शाह ने 1924 में किया था। ठीक है, रवाई परगने को किस वर्ष टिहरी में शामिल किया गया? जो रवाई परगना है इसे टिहरी रियासत में 1824 में शामिल किया गया। इसको भी आपने याद करना है। टिहरी राजभवन, जिसे पुराना दरबार के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पुराना दरबार इसे 1848 में सुदर्शन शाह ने करवाया था और नया दरबार की बात करें उसकी स्थापना कीर्ति शाह करवाता है। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार चेतू और माणकू किसके दरबार में रहते थे? तो चेतू और माणकों की बात करें तो काफी फेमस ये चित्रकार थे और ये दोनों सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, 7 खंडों में सभासार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो 7 खंडों में सभासार नामक ग्रंथ सुदर्शन शाह के द्वारा लिखा गया है। इसे आपने याद करना है। किस नाम से लिखा था इसने? सूरत कवि के नाम से लिखा। क्वेश्चन बनता है किस पंवार राजा को सूरत कवि के नाम से जाना जाता है? सुदर्शन शाह। यहां जो ग्रंथ है ये इसने ब्रज भाषा में लिखा है, 1828 में लिखा था। कितने खंडों में? 7 खंड में। सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने बोला था? देखिए, सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि ये बोला था मूरक्राफ्ट ने।
मूरक्राफ्ट की तिब्बत यात्रा आपने पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, क्योंकि तिब्बत जाने के उस समय सब किसी को अनुमति नहीं मिलती थी। तो ये अंग्रेज था, बिना अनुमति के तिब्बत पहुंच जाता है, जिसके बाद विवाद भी होता है। तो मूरक्राफ्ट तिब्बत यात्रा में गया था 1812 में, इसको तो याद करना ही है। ये टिहरी कब आया था? टिहरी आया था 1820 में, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। और इसी मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि बोला था, ठीक है। अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर कौन सा शासक बैठा था? कौन सा पवार राजा था जो अंग्रेजों की मदद से गद्दी पर बैठा? यह था भवानी शाह। देखिए, सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है 1859 में। सुदर्शन शाह ने पहले ही अपना उत्तराधिकारी भवानी शाह को बनाने की सिफारिशें कर दी थी या उसको घोषित कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, जो सुदर्शन शाह की पत्नी थी रानी खनेती, वो चाहती थी सुदर्शन शाह का जो दूसरा पुत्र था शेर सिंह, ये गद्दी पर बैठे, और शेर सिंह शेर शाह के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। जिसके बाद भवानी शाह अंग्रेजों से, यानी कि जो समय कमिश्नर था कुमाऊं का हेनरी रैमजे, उससे मदद मांगता है और हेनरी रैमजे यहां आकर भवानी शाह को राजा बनाता है। तो ब्रिटिश की मदद से, अंग्रेजों की मदद से गद्दी पर बैठने वाला राजा कौन था? भवानी शाह। इसका नाम आपने याद करना है, ठीक है। रैमजे ने किस वर्ष टिहरी में 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था लागू करी थी? तो 12 आना बीसी भू व्यवस्था, इसे रैमजे ने लागू करवाया था टिहरी में 1861 में। यह जो व्यवस्था थी लागू हुई थी, इसे आपने याद करना है, ठीक है। देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी पाठशाला किसने खोली थी? तो संस्कृत पाठशाला की स्थापना देवप्रयाग में भवानी शाह ने 1862 में करी थी। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनते हैं, संस्कृत विद्यालय किसने खोला, पहला अंग्रेजी स्कूल किसने खोला, ये सारे महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। टिहरी में प्रथम अंग्रेजी स्कूल कब खोला गया था? तो टिहरी में पहला अंग्रेजी स्कूल 1883 में प्रताप शाह के द्वारा खोला गया था, ठीक है। प्रताप शाह भवानी शाह के बाद राजा बनते हैं और इन्हीं के काल में पहला अंग्रेजी स्कूल खोला गया। प्रताप शाह के काल में ही टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना होती है। प्रताप शाह के काल में ही टिहरी में वन विभाग, इसका तो वर्ष भी पूछा जाता है, 1885 में स्थापना होती है। और प्रताप शाह के काल में ही पहला खैराती दवाखाना भी खोला जाता है। इसको भी आपने याद करना है 1876 में, ठीक है। चलिए, एक और चीज याद करनी है, पवार जो ये प्रताप शाह था, इसी के काल में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी होती है टिहरी के अंदर। ये सारे इंपॉर्टेंट काम किसके थे? प्रताप शाह के। प्रताप शाह द्वारा प्रताप नगर की स्थापना कब की गई थी? तो प्रताप नगर की स्थापना इसने 1877 में करी थी। जो प्रताप नगर है, इसको लेकर के क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? आप बताएंगे 1877। क्वेश्चन बनता है जो प्रताप नगर है, इसका पुराना नाम क्या था? तो प्रताप नगर का पुराना नाम डांग धार था, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कौन सी नदी के तट पर है? तो कहीं पर जलकूर नदी और कहीं पर जलकूट नदी इसे लिखा गया है, ठीक है। तो दोनों आपने याद करने हैं। प्रताप शाह ने टिहरी को कितनी पट्टियों में विभाजित किया था? प्रताप शाह ने टिहरी को 22 पट्टियों में विभाजित किया था, इसे भी याद करेंगे। और जैसा हमने ऊपर देखा था भूमि बंदोबस्त के बारे में, प्रताप शाह ने भी भूमि बंदोबस्त करवाया था, तीसरा वाला 1873 में। तो इसने इसमें जूलिया पैमाइश का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन बनता है तो उसको भी आपने ध्यान करना है, ठीक है। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? कीर्ति शाह, इनकी संरक्षिका रानी गुलेरिया थी, ठीक है। टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना कौन करता है? देखिए, टिहरी में प्रताप जूनियर स्कूल की अगर हम बात करें, वो करता है प्रताप शाह, लेकिन उस जूनियर स्कूल को हाई स्कूल कौन बनाता है? कीर्ति शाह। और इस हाई स्कूल को इंटरमीडिएट, यानी कि प्रताप इंटरमीडिएट स्कूल, वो कौन बनाता है? नरेंद्र शाह। तो तीनों नाम आपको याद करना है, ठीक है। कीर्ति शाह इससे हाई स्कूल करता है। स्वामी रामतीर्थ किस वर्ष टिहरी में आए थे? स्वामी रामतीर्थ की बात करें, ये 1902 में टिहरी में आए थे। जापान में एक धर्म सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा था 1902 में ही, और उसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए कीर्ति शाह स्वामी रामतीर्थ को जापान भेजते हैं। क्वेश्चन बनता है किसके काल में आए थे और इनको कहां भेजा गया? इसके बाद स्वामी रामतीर्थ भिलंगना नदी में जल समाधि ले लेते हैं 1906 में। यह क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। कीर्ति शाह की तारीफ किस वायसरॉय ने करी थी?
देखिए कीर्ति शाह की तारीफ करी थी लॉर्ड लैंसडाउन ने, ठीक है, भारत का वाइसरॉय था। 1892 में इसने कीर्ति शाह की तारीफें करी और जो भारत के दूसरे राजा थे उनको कहा कि आप सभी को कीर्ति शाह की तरह राजा बनना चाहिए, इनकी तरह आपको कार्य करने चाहिए। तो किसकी तारीफ करी थी? ये करी थी कीर्ति शाह की। किसने करी? लैंसडाउन ने, ठीक है। कीर्ति नगर की स्थापना करते हैं कीर्ति शाह 1894 में, ठीक है। कीर्ति शाह नगर का पुराना नाम क्या था? कीर्ति नगर का पुराना नाम बिलौली गांव था। टिहरी में किसान कल्याण बैंक की स्थापना ये भी कौन करता है? कीर्ति शाह। टिहरी में वैधशाला का निर्माण भी कौन करवाता है? कीर्ति शाह, ठीक है। कीर्ति शाह ने टिहरी घंटा घर का निर्माण कब करवाया था? तो टिहरी घंटा घर का निर्माण 1897 में कीर्ति शाह ने ही करवाया था, ठीक है। इसको भी आपने याद करना है। किस वर्ष इंग्लैंड में कीर्ति शाह को 11 तोपों की सलामी दी गई थी? ये क्वेश्चन पेपर में बना है कि किस परमार राजा को इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी मिली थी? तो वो थे कीर्ति शाह, ठीक है। और कब मिली थी? 1900 में इनको मिली थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि भी दी थी और कंपेनियन ऑफ इंडिया एम्पायर की उपाधि भी इनको दी थी, ठीक है। टिहरी में जो पहला मदरसा खोला गया था उसके संस्थापक भी कीर्ति शाह थे और टिहरी के अंदर जो PWD विभाग खोला गया था उसके संस्थापक भी कीर्ति शाह थे, ठीक है। कीर्ति शाह ने हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कब करी थी? तो कीर्ति शाह के द्वारा हिवेट संस्कृत पाठशाला 1909 में खोली गई थी। इंपीरियल सफरमैन नामक सेना किसने बनाई थी? तो इंपीरियल सफरमैन नामक सेना का गठन कीर्ति शाह ने किया था, ठीक है। टिहरी में महिला अस्पताल जच्चा बच्चा केंद्र की स्थापना ये भी किसने करी? तो टिहरी में जो महिला अस्पताल है इसकी स्थापना भी कीर्ति शाह ने करवाई थी, ठीक है। कीर्ति शाह के द्वारा कैंपबेल बोर्डिंग हाउस स्थापना कब की गई? तो कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना 1907 में होती है। कीर्ति शाह इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। किस पंवार शासक के ने नवरात्रों में झोटा मारने की प्रथा समाप्त करी थी? तो झोटा मारने की प्रथा को समाप्त भी करवाया था कीर्ति शाह ने। इसे भी आपने याद करना है। राजमाता नेपालिया किसकी संरक्षिका थी? तो राजमाता नेपालिया की बात करें ये नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी, ठीक है। किस वर्ष टिहरी में पहली जनगणना हुई थी? तो टिहरी में पहली जनगणना नरेंद्र शाह करवाते हैं। 1921 में यह जनगणना होती है। नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था? नरेंद्र नगर का पुराना नाम औड़ा थली था। इसकी स्थापना 1921 में होती है और राजधानी नरेंद्र नगर 1925 में बनती है, ठीक है। तीनों फैक्ट याद करने हैं, नाम, स्थापना, राजधानी। प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? तो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था नरेंद्र शाह ने। नरेंद्र शाह ने युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जर्मनी और फ्रांस भी भेजा था, यानी विदेशों में भी भेजा था। किसने? नरेंद्र शाह ने, ठीक है। उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को बोला जाता है, ठीक है। चक्रधर दुयाल जो टिहरी रियासत में दीवान के पद पर था, नरेंद्र शाह का ये दीवान था। जो रवाई कांड होता है जिसे हम तिलाड़ी कांड भी कहते हैं 30 मई 1930 को हुआ था, ठीक है। 30 मई 1930। इस घटना में जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो इसी चक्रधर जुयाल ने दिया था, इसीलिए इसे गढ़वाल का जनरल डायर कहते हैं। और ये जो घटना होती है 30 मई 1930 को, इस तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। इसे भी आपने याद करना है। क्वेश्चन बनता है जब ये घटना घटी उस समय जो टिहरी के राजा थे नरेंद्र शाह वो कहां थे? तो वो उस समय यूरोप यात्रा पे थे। दोनों बातें याद करनी है। टिहरी में समांतर सरकार का गठन कब किया गया था? तो टिहरी में समांतर सरकार 1930 में बनाई गई थी और इस सरकार की भी एक प्रमुख मांग क्या थी कि जो इनके वन अधिकार थे इनको वापस दे दिए जाएं, ठीक है। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी 1934 में स्थापित की गई थी। नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? तो टिहरी हाईकोर्ट इसकी स्थापना 1938 में होती है। नरेंद्र शाह इसकी स्थापना करते हैं और टिहरी हाईकोर्ट का पहला जज, जो पहला मुख्य न्यायाधीश था, किसे बनाया जाता है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल को बनाया जाता है।
राज्य कुष्ठ विधान कब पारित हुआ था? तो टिहरी से ही यह पारित हुआ था, 1939 में से लागू किया गया था। राज्य टीका विधान की बात करें तो इसे 1943 में लाया गया था। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की बात करते हैं, ये होती है 23 जनवरी 1939 में देहरादून में श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में। टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई? तो टिहरी में कन्या पाठशाला 1942 में नरेंद्र शाह के काल में शुरू हुई। टिहरी में डोरी पैमाइश भू व्यवस्था किसने शुरू करी? तो डोरी पैमाइश का अगर पूछेगा नरेंद्र शाह का आप नाम लेंगे, ठीक है। अंतिम पंवार शासक कौन थे? तो अंतिम पंवार राजा की अगर हम बात करते हैं, मानवेंद्र शाह अंतिम पंवार राजा थे, ठीक है। टिहरी रियासत के अंतिम राजा भी मानवेंद्र शाह थे। इनके काल में दो प्रमुख विद्रोह होते हैं टिहरी के अंदर। पहला सकलाना विद्रोह जो 1947 में हुआ और दूसरा कीर्तिनगर विद्रोह जो 1948 में हुआ। टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब बना था? तो शांति रक्षा अधिनियम 1948 में बनाया गया था। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब किया गया? तो लगातार विद्रोह हो रहे थे टिहरी रियासत के खिलाफ, प्रजातंत्र की वो मांग कर रहे थे और इसी को देखते हुए 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी के राजा थे मानवेंद्र शाह, वो विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर देते हैं और टिहरी उत्तर प्रदेश का, उस समय तो संयुक्त प्रांत था, यूपी का ये 50वां जिला बन जाता है 1 अगस्त 1949 को। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। पंवार काल की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां या पंवार वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको यहां पर देख लेते हैं। सभी पंवार राजाओं के बारे में जो उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था हम ऊपर उनको कवर कर चुके हैं, ठीक है, टिहरी रियासत को भी शामिल करके। पंवार काल में राज्य का मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो पंवार काल में राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो मुख्तार कहलाता था। पंवार काल में परगने का सैनिक शासक कौन होता था? उसे फौजदार बोला जाता था। राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो पंवार काल में राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी गोलदार की होती थी, ठीक है। परगनों का राजस्व वसूली करने वाला कौन होता था? तो परगनों से जो राजस्व वसूली करेगा वो थोकदार करता था, गांवों से जो राजस्व वसूली करता था वो प्रधान करता था। ये क्वेश्चन पेपर में बना है कि प्रधान का कार्य क्या होता था? गांवों से राजस्व एकत्रित करना। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या बोला जाता था? तो पंवार काल में भी ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसे संकल्प भूमि, विष्णु प्रीति या गूंठ भूमि बोला जाता था। वीरता के लिए रौत दी जाती थी, राज्य अधिकारियों को जागीरें यहां पर दी जाती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पंवार वंश को लेकर आपसे बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा, आज हमने रिवीजन किया पूरे पंवार वंश का। पंवार वंश के सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया। 3 वीडियो में हम उत्तराखंड का काफ़ी सारा रिवीजन कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सेगमेंट से बनते हैं। हमने प्रतीक चिन्हों को कवर किया, प्रमुख स्थलों को देखा, हमने कार्तिकेयपुर वंश को देखा, पौरव वंश को देखा, कुड़िंद वंश को देखा, चंद वंश को देखा। कल के वीडियो में हम गोरखा और ब्रिटिश शासन के बारे में बात करेंगे। उन दोनों लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो गोरखा शासन, ब्रिटिश कमिश्नर, इन सब के फैक्ट आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ चलेंगे, फिर हम ज्योग्राफी, नदी, झील, इनके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।